हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर शिशिर आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत कर रहे हैं हम उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो हमारी त्रिविमीय संरचनाएं होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की कोष्टिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं, उन कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की कितनी संख्या होती है। तो मुझे लगता है वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वहां से हम अब आगे अपना अगला टॉपिक करते हैं, जो कि हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है 1.6, और यह है निविड़ संकुलित संरचनाएं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। निविड़ संकुलित मतलब जब अवयवी कण एक दूसरे के पास पास आ जाएं, तो उस प्रकार की पैकिंग को हम कहते हैं निविड़ संकुलित। अब बात आती है कि जब जो हमने कोष्टिकाओं की बात करी थी, जिसमें हम कहते थे अवयवी कण एक दूसरे के समीप रहते हैं, और उसमें हमने डिफरेंट टाइप की अलग अलग प्रकार की कोष्टिकाओं की यानी कि इकाई सेलों की हमने बात करी थी। अब हम यहां पर उनकी संरचनाओं को समझेंगे। यहां हम संरचनाओं को 3 प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। हालांकि होता तो देखिए यह है कि कोई भी जो हमारा ठोस होता है, जो हम क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो होता त्रिविमीय है। तो यदि हम सीधे त्रिविमीय संरचनाओं को देखें तो हमारे को थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है। तो हम शुरुआत करते हैं एकविमीय संरचनाओं से। तो पहले एकविमीय संरचनाएं देखेंगे, फिर द्विविमीय देखेंगे, फिर त्रिविमीय देखेंगे। अब एकविमीय संरचनाओं में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जानते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो अवयवी कणों से मिलकर के बने होते हैं, और अवयवी कण हमने कहा था वो अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। लेकिन जो अवयवी कण हो वो किसी भी आकार के हों, यहां पर हम उन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं गोलों के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, हम जिन गोलों को यहां पर बना रहे हैं वो गोले क्या है, अवयवी कण हैं, जिनसे मिलकर के किसका निर्माण हो रहा है, हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एकविमीय। तो पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एकविमा में निविड़ संकुलन, यानी कि क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो इसको समझते हैं, यह काफी आसान है। आप जानते हैं यदि हम अवयवी कणों को सीधे एक लाइन में यदि हम लगा दें, एक दूसरे से सटा करके प्रदर्शित कर दें, तो वह जो हमारी संरचना होगी वो हमारी कहलाएगी एकविमीय निविड़ संकुलन। तो किस प्रकार से करेंगे इसे, यहां पे देखते हैं। हम ऐसे करके यहां पर बना रहे हैं इनको। ये पहला है, इसे चिपका करके हमने बना दिया है दूसरा, इसी से चिपका करके हम बना रहे हैं तीसरा, और इसी से चिपका करके हम बना रहे हैं चौथा। तो यदि अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित हो, केवल क्या हो, एक सीधी सरल रेखा में हो, तो यदि एक सीधी सरल रेखा में अवयवी कण स्थित हो, क्योंकि अवयवी कणों को हमने कहा किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, गोलों से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अवयवी कणों की व्यवस्था जो कि एक सीधी सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं एकविमा में निविड़ संकुलन। अब यहां पर एक बात आती है कि कोई भी जो गोला है वह अपने समीप के कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है। गोला यानी कि अवयवी कण अपने समीप के कितने अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है। तो यदि एकविमीय की बात करी जाए तो आप देख रहे हो कि कोई भी एक जो गोला है, मान लेते हैं इस गोले की बात करें, ये अपने बगल के कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, एक गोला ये वाला हो गया और एक गोला ये वाला हो गया। तो इसको हम नाम देते हैं उप सहसंयोजन संख्या। तो क्या नाम कहा हमने कि कोई भी गोला या कोई भी अवयवी कण अपने समीपवर्ती जितने कणों को स्पर्श करता है वह उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो इसके लिए उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी वो लिख लेते हैं हम। आप देख रहे होंगे कितनी है, 2 है। ये गोला देखें इसको स्पर्श कर रहा है, इस गोले की बात करें ये इन दोनों को स्पर्श करेगा। तो एक सीधी सरल रेखा में जितने भी गोले होंगे वो अपने अगल बगल के केवल 2 गोलों को स्पर्श करेंगे, और इसको हम कहेंगे उप सह संयोजन संख्या। और कितनी होगी इसके मामले में, 2 होगी। परिभाषा आप लिख सकते हैं कि कोई भी अवयवी
कण, जो कि किसके रूप में, गोलों के रूप में, यानी कि गोला अपने समीपवर्ती जितने अवयवी कणों मतलब फिर से गोलों को स्पर्श करता है उसे ही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। ये तो एक विमा में था, अब हम चर्चा करते हैं द्विविमी की। तो यहां पर हम शुरू कर रहे हैं अब द्विविमी निविड़ संकुलन, यानी कि सीधी बात है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तो अब इसे समझते हैं। यहां पर हमने एक विमी में बात करी थी, यदि कोई एक गोला सीधी एक सरल रेखा में स्थित हो, गोले जो हो सीधे एक सरल रेखा में आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं, तो वो एक विमी निविड़ संकुलन कहलाता है। द्विविमी निविड़ संकुलन यानी कि जिसमें हम कह सकते हैं कि जो गोले हैं वो एक से ज्यादा क्या बना रहे हैं, हम कह सकते हैं कि लाइनों का निर्माण कर रहे हैं एक दूसरे से मिल करके। द्विविमा का अर्थ होता है जिसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो। यदि इसकी बात करें तो इसकी केवल एक लंबाई ही है, और द्विविमा का अर्थ होता है जिसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो। तो जब द्विविमी निविड़ संकुलन की हम बात करेंगे तो यह निविड़ संकुलन 2 प्रकार का होगा, यानी कि द्विविमा में जो गोले होंगे 2 प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, हमने कहा यहीं पर हम ले रहे हैं, यदि ये गोले इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करें कि ठीक ऊपर वाला जो गोला है ठीक उसके नीचे ही नीचे वाला गोला भी आ जाए। ये इस प्रकार से बनाया मैंने, ऐसे इस प्रकार से मैंने बना दिया, यानी कि ठीक ऊपर वाले गोले के नीचे ही दूसरा गोला आ जाए। और एक हम लाइन और बना लेते हैं इसी की, ये हमने बना दिया। तो इसकी क्या खास बात है समझिए कि ठीक ऊपर वाला गोला है, ठीक उसके नीचे दूसरा गोला है, उसके नीचे तीसरा गोला, ऊपर वाला उसके नीचे, तो ये लगातार क्या है, क्रम बना हुआ है। तो जब इस प्रकार से गोलों को जोड़ा जाता है तो इसकी खास बात क्या होती है कि कोई भी जो एक गोला होता है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, कोई भी जो एक गोला होता है वो गोला हम कोई सा भी ले सकते हैं। मान लेते हैं वह गोला मैंने यह वाला गोला ले लिया, मैंने ये वाला गोला ले लिया। अब देखिए यह गोला अपने समीपवर्ती कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यह बीच वाला गोला इन 4 गोलों को क्या कर रहा है, आपस में स्पर्श कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि इस विधि में जब ऊपर वाले गोले के नीचे ठीक उसी प्रकार से दूसरा गोला, तीसरा गोला, ऐसा ही क्रम लगातार बना दिया जाए तो यह जो हमारा बनता है इसकी उपसंयोजन संख्या जो होती है वह आप देख रहे हो, क्योंकि 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है इसलिए 4 होगी। तो पहली विधि क्या है कि जब एक गोले की पंक्ति के ऊपर, पंक्ति के नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे ठीक उसी प्रकार से दूसरे गोले रखे जाएं, तो इस स्थिति में
इस स्थिति में जो उप सहसंयोजन संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 4। इस स्थिति में उप सहसंयोजन संख्या 4 होती है। और इसके द्वारा तो 4 तो हमें पता चल गया कि 4 गोले आपस में स्पर्श करें तो उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी? 4। अब यदि मैं इसको एक चीज दूसरे रूप में इसको देखूं, दूसरे रूप में क्या देख रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यदि हम अगल बगल के जो चारों गोले इसको स्पर्श कर रहे थे, यदि इनके केंद्र बनाए, मैंने कहा इसका गोले का केंद्र ये था, इसका ये था, इसका ये, और इनको यदि मैं आपस में मिला दूं तो देखिए आपस में कैसे मिला दिया हमने? ऐसे ऐसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये जो आकृति बन रही है यह हमारी क्या बन रही है? ये बन रही है वर्ग की आकृति। तो इसे कहते हैं द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। क्या कहेंगे इसको? लिख लेते हैं यहां पर, इसे द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं, संकुलन कहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक प्रकार तो हमने आपको यहां पर बता दिया, अब दूसरा प्रकार को भी आपको समझना है। दूसरे प्रकार में हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही गोलों की पंक्ति पहले तैयार कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले गोलों की पंक्ति तैयार कर रहा हूं मैं यहां पर। पहला गोला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक और बना रहे हैं इसमें 5। तो ये मैंने कितने? एक पंक्ति बना ली गोलों की, यानी कि अवयवी कणों की। अब द्विविमीय निविड़ संकुलन का एक जो दूसरा प्रकार है, इसमें इस वाली स्थिति में प्रत्येक जो इसमें तो क्या था? गोले के ठीक नीचे गोला, उसके नीचे ठीक गोला, ऐसा आता है। और आप देख रहे होंगे इनके बीच में एक रिक्त स्थान बन गया था, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो दूसरे प्रकार में यदि हम क्या करें, अगली पंक्ति में जो गोलों बना रहे हैं वो गोले या अवयवी कण इस प्रकार से हों कि वो पहली पंक्ति में जो गोले बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा जो बीच में रिक्त स्थान बचा हुआ है, यदि उस रिक्त स्थान में हम उनको बनाएं तो क्या कर रहे हैं? उन रिक्त स्थानों में अगली पंक्ति के गोले क्या हो रहे हैं? फिल हो रहे हैं, यानी कि भर रहे हैं। तो कैसे भरेंगे? इसको हम यहां ऐसे करके बना रहे हैं। ये बनाया हमने, और ये इस प्रकार से हमने बना दिया। तो अब इसमें और इसमें आप अंतर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो बीच के जो स्थान थे वो रिक्त के रिक्त थे, जबकि इस प्रकार में जब निविड़ संकुलन होता है, गोले या अवयवी कण एक दूसरे के समीप आते हैं, तो पहली पंक्ति के गोलों के मिलने से जो बीच में अवनवन हो जाता है, खड्डा आ जाता है, खाली रिक्त स्थान बच जाता है। यदि अगली पंक्ति वहां पर फिक्स हो जाए तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो हमारी द्वितीय प्रकार की व्यवस्था होती है। किसकी? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की, यानी कि द्विविमीय निविड़ संकुलन का ये दूसरा प्रकार है। इसकी एक और पंक्ति का हम निर्माण करते हैं। तो हमने इस प्रकार से इसकी पंक्ति का एक निर्माण कर लिया। पहले मैं यहां पर बना रहा हूं, ये इस प्रकार से, फिर मैंने यहां पर बना दिया, आप भी इनको बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, तब आपको थोड़े से ये अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ये देखिए मैंने इस प्रकार से बना दिया। अब इसकी क्या खास बात है इसे भी समझिए। इस वाले में हमने देखा था कि जो एक गोला था वो अगल बगल के 4 गोलों को स्पर्श करता था।
अब इसमें भी ठीक ऐसा ही हम एक गोला ले लेते हैं, कहीं कोई सा भी एक गोला ले लेते हैं और मान लेते हैं मैंने गोला जो लिया है वो ये वाला गोला ले लिया, यह वाला गोला ले रहे हैं, मान लेते हैं इस वाले गोले को ले रहे हैं। तो अब देखिए इसको कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, पहला गोला कौन सा वाला स्पर्श कर रहा है इसको, यह वाला हमारा क्या हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये वाला चौथा, ये वाला पांचवा और ये वाला छठवां। तो टोटल कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं। और यदि इन 6 गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाएं, इस गोले का केंद्र यहां, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां और इसका यहां, इनको यदि मैं आपस में मिला दूं, तो आपस में मिला देते हैं, ये इस प्रकार से मैंने मिला दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहां पर हमारा एक षटकोण बन रहा है। तो दूसरे प्रकार की, पहले प्रकार की व्यवस्था में क्या बन रहा था, वर्ग बन रहा था, जबकि दूसरे प्रकार की व्यवस्था में क्या बन रहा है, षटकोण बन रहा है, यानी कि षटकोणीय भुजा बन रही है, उसकी आकृति तैयार हो रही है। तो जो सेकंड प्रकार है इसका, फर्स्ट में तो ये था, सेकंड प्रकार में आप क्या लिख सकते हो कि जब पहली पंक्ति में स्थित गोलों के मध्य के स्थान पर क्या कहेंगे, द्वितीय पंक्ति के गोले आए, तो ये क्या होगा, द्वितीय प्रकार होगा। और इसकी उप संयोजन संख्या क्या होगी, उप संयोजन संख्या आप देख रहे हैं कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं। और साथ ही इसके द्वारा जो क्लोज पैकिंग हो रही है, जो निविड़ संकुलन का निर्माण हो रहा है, उसे हम कहते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन या द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो क्या कहा हमने, इस चीज को यहां से लिखते हैं, इसे द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं, निविड़ संकुलन कहते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कठिन नहीं है, काफी आसान है। आप देख रहे होंगे कि इसमें ऐसी व्यवस्था होती है, इस वाले में क्या होती है, इस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो ये हमने 2 डायमेंशन में यहां पर पूरा कर लिया, एक विमीय और द्विविमीय। यदि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं तो समझ लिए त्रिविमीय आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसे एक बार नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है उसको समझने के लिए पहला स्टेप समझा, जो कि हमारा था एक विमीय निविड़ संकुलन। फिर हमने समझा दूसरा स्टेप, जो कि हमारा था द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब हमने कहा था क्रिस्टलीय ठोस वास्तव में त्रिविमीय संरचना में बने हुए होते हैं। उनमें तीनों चीजें होती है, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, यानी कि उनके जो अवयवी कण होते हैं वो त्रिविमीय संरचना में सभी दिशाओं में क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, या आप कह सकते हैं आपस में जुड़े हुए होकर के पूरी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो अब हमें समझना है त्रिविमीय निविड़ संकुलन, जिसको हम कहते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब ये क्लोज पैकिंग जब त्रिविमीय की बात करेंगे तो त्रिविमीय का अर्थ है कि यह पहला ब्लू कलर से हमने आपको बताया था एक विमीय, जो कि केवल एक लाइन में थी। इसके नीचे यदि इसी प्रकार से हम अवयवी कणों को जोड़ते चले जाएं तो ये हमारी संरचना बन गई थी द्विविमीय। अब जब त्रिविमीय की बात करेंगे तो क्या करेंगे, यह 2 प्रकार की होगी त्रिविमीय। पहला हमारा आता है जिसे हम कहते हैं वर्ग निविड़ संकुलन द्वारा त्रिविमीय संरचना। अब समझिए वर्ग निविड़ संकुलन क्या था। आपको हमने यहां पर बताया था कि यदि अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित हों कि पहली पंक्ति के नीचे जो दूसरी पंक्ति आ रही है अवयवी कणों की, उसमें नीचे वाला अवयवी कण ठीक ऊपर वाले अवयवी कण के जैसे ही स्थित हो, उससे स्पर्श करता हुआ नीचे हो, और ऐसी पंक्ति के
बाकी सारे भी हों, और ठीक इसी प्रकार से अगली पंक्ति भी इसी प्रकार से इसका निर्माण हो। तो इससे हमने कहा था कि जो एक अवयवी कण होता है वो अपने अगल बगल के 4 अवयवी कणों से को स्पर्श करता है, और देखा था उनके केंद्रों को यदि मिला दिया जाए तो एक वर्ग का निर्माण होता था। इसलिए हम कहते थे इसे वर्ग निविड़ संकुलन या द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। तो अब यदि इसी प्रकार का हमारे पास क्या है, अवयवी कण आपस में जुड़े हुए हैं द्विविमा में, यानी कि 2 विमाओं में जुड़े हुए हैं, और इनको यदि आपस में जोड़ते चले जाएं इस पूरी की पूरी परत के ऊपर, ठीक ऐसे ही एक परत में और चढ़ा दूं, एक परत और चढ़ा दूं, एक परत और चढ़ा दूं, तो क्या बन जाएगा, वह हमारा बन जाएगा एक घन का निर्माण हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जो हमारी द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन, यदि उसके ऊपर पंक्ति के ऊपर पंक्ति, पंक्ति के ऊपर पंक्ति या परत के ऊपर परत चढ़ाते चले जाएं, तो उससे हमारी क्या होती है, त्रिविमीय संरचना उत्पन्न होती है, और वो बिल्कुल क्या होती है, हमारी जो घनी निविड़ संकुलन होता है बिल्कुल वही होता है। तो यह हमारा है, लिख लेते हैं इसको, वर्ग निविड़ संकुलन की पुनरावृत्ति द्वारा घनी, या आप कह सकते हैं आद्यघनी हमने पीछे आपको इकाई सेल का बारे में बताई थी, घनी या आद्यघनी त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। आप इसे आद्यघनीय एकक कोष्ठिका भी कह सकते हैं। क्या होती है, आद्यघनीय एकक कोष्ठिका, ठीक इसी से बनती है। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। अब यदि यहां पर मैं एक शब्द का उपयोग करें, पैटर्न का मतलब जैसे ये एक व्यवस्था है कि गोले के ऊपर गोला और ठीक उसी प्रकार से नीचे भी गोला, ये एक पैटर्न है। यदि इस पैटर्न को मैं ए पैटर्न मान लूं, ये पूरे का पूरी जो व्यवस्था है इसको क्या मान लूं, ए पैटर्न है, और ठीक इसके ऊपर दूसरी परत भी ए पैटर्न की चढ़ा दूं और तीसरी भी ए पैटर्न की चढ़ा दूं, तो उससे क्या होगा, आद्यघनी एकक कोष्ठिका का निर्माण होगा, और इसका जो पैटर्न होगा वह क्या होगा, ए ए ए ए इस प्रकार से होगा। यानी कि निचले वाली परत के ठीक ऊपर उसी जैसी परत वैसे ही रख दी है, तो आद्यघनी एकक कोष्ठिका बनेगी। अब हम समझते हैं दूसरे प्रकार की, जिसको हम नाम दे देते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट था, दूसरा था षटकोणीय और हमने कहा था निविड़ संकुलन द्वारा त्रिविमीय संरचना। अब षटकोणीय निविड़ संकुलन हमने कहा था, यहां पर आपको बना के दिखाई थी। हमने कहा था ये बीच वाला गोला अगल बगल के कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, हमने कहा था 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। उससे क्या बना था, षटकोण बना था, और वह हमारी संरचना कहलाती थी द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहलाता था। तो अब यदि हम इस प्रकार की संरचना को त्रिविमा के ऊपर रखें, यानी कि ये हमारी एक परत हो गई, इस परत के ऊपर हम दूसरी परत चढ़ा रहे हैं। जैसे आप देखते हैं ना, मिठाई की दुकान में आप जाओगे तो वो क्या करता है, मिठाई वाला नीचे लड्डू उसके रखे हुए रहते हैं, और लड्डुओं की एक लेयर रखता है, फिर उसके ऊपर लड्डुओं की दूसरी परत चढ़ा देता है, और इस प्रकार से क्या कर देता है, एक ढेरी बना देता है। ठीक उसी बारे में बात कर रहे हैं कि नीचे की ठीक परत ऐसी है, अब इसके ऊपर एक और परत हम ऐसी चढ़ाना चाह रहे हैं। अब जब ऐसी परत चढ़ाएंगे तो वो किस प्रकार से चढ़ाएंगे इसे समझिए। आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमें दिखाई देता है ये बीच के कुछ खाली स्थान दिख रहे हैं। इन खाली स्थानों को मैं ऐसे बना रहा हूं, ये देखिए, ये एक खाली स्थान बन रहे हैं, यह वाला, ये ऊपर की लेयर में ही बना रहा हूं केवल मैं। ये देखिए, अब इसमें ये जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, इनको हम कहते हैं रिक्तियां। रिक्तियों की एक परिभाषा हमारे को आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पर पहले हम लिख लेते हैं
रिक्ति। रिक्ति क्या होती है? लिखते हैं निविड़ संकुलन में, निविड़ संकुलन में अवयवी कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान को या खाली स्थान को, रिक्त स्थान को रिक्ति कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। तो मुझे लगता है ये रिक्ति आपको समझ में आ गया होगा क्या हो गई, कि ये हमारे क्या है, सारे अवयवी कण हैं, ये आपस में जुड़े तो हैं लेकिन इनके बीच में एक खाली जगह बच गई। इन खाली जगहों को ही हम क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं, पहली बात। अब हमने कहा ये रिक्तियों की यदि आप शेप देखें तो कुछ रिक्तियों ये ट्रायंगल बना रहे हैं, एक त्रिभुजों का निर्माण कर रहे हैं। ये ऊपर वाले गोलों में जो रिक्तियां हैं वो कैसी हैं, उनमें त्रिभुजों का आकार ऊपर की तरफ है, शीर्ष ऊपर की ओर है, इस प्रकार से ऐसे। और ठीक नीचे वाले गोलों में देखोगे, इस वाले गोलों में, इसमें जो रिक्तियां बन रही हैं इनमें शीर्ष कहां है, नीचे की तरफ है, यानी कि शीर्ष ऐसे में है, ऐसे में है। तो आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए कि दो प्रकार की रिक्तियां बन रही है। एक रिक्तियों में त्रिभुजों का शीर्ष ऊपर की तरफ है, जबकि दूसरे प्रकार की रिक्तियों में त्रिभुजों का शीर्ष कहां है, नीचे की तरफ है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हमें क्या करनी है, इसके ऊपर एक और परत चढ़ानी है। अब परत किस प्रकार से चढ़ाएं? परत तो बिल्कुल ऐसी ही होगी, लेकिन उसको ऐसे रखेंगे कि इस वाली रिक्ति के ऊपर जो इनका मुंह ऊपर की तरफ है, शीर्ष ऊपर की तरफ है, उनके ऊपर हम क्या रख रहे हैं, गोले रख रहे हैं। यानी कि ऐसे ही परत चढ़ा रहे हैं। किस तरह से कि ये जो ऊपर की मुंह करने वाली जो रिक्तियां हैं ये क्या हो जाएं, फिलअप हो जाएं, बंद हो जाएं। तो कैसे करेंगे, अब इसको थोड़ा आपने ध्यान देकर के समझना है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने किस प्रकार से निर्माण कर रहा हूं, मैंने इस प्रकार से लिया, ऐसे करके इसमें बनाएंगे। एक यहां पर बना दिया, और आपको खुद से भी ये अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि आप केवल देख करके समझें कि आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप जब तक खुद से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में भी नहीं आएगा। तो हमने एक और लेयर चढ़ा दी है यहां पर, इस प्रकार से। ठीक नीचे भी यदि ऐसे की ओर कर दिया जाए, नीचे भी हमने ऐसे ही चढ़ा दें। फिलहाल नीचे वालों को इतना ही बना रहे हैं, इतने में ही मेरे को लगता है समझ में आ जाएगा। इसको ज्यादा जटिल नहीं बना रहे, वरना काफी जटिल हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने जो रेड कलर के गोले बनाए हैं इनको समझिए। इन वाले गोलों से ये ऊपर की ओर मुंह करने वाले के सारी जो रिक्तियां हैं वो बंद हो गई। अब जब ऊपर वाली रिक्तियां बंद हुई होंगी तो कैसी संरचना बनी होगी, इसको समझते हैं। हमने कहा आप देख रहे हो कि यहां पर ये तीन गोले हैं, केवल मैं एक की चर्चा कर रहा हूं, ये वाला गोला, ये वाला गोला और इस वाले गोले की, इन तीन गोलों की बात कर रहा हूं। कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, तीन गोलों की बात। तो इन तीन गोलों को मैं यहां पर बना के दिखा रहा हूं आपको। मैंने कहा ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, और इसके साथ ये नीचे हो गया तीसरा गोला। ये तीन गोले होंगे। अब इन तीन गोलों के केंद्र क्या होंगे, 1 2 3, 3 हो गए। अब ठीक इसके ऊपर मैंने एक गोला और चढ़ा दिया था, और वो गोला कैसा है, मैं उसको थोड़ा नीचे बना रहा हूं, यहां पर बना रहा हूं। ये इस प्रकार से एक गोला मैंने ऊपर की ओर इसमें और चढ़ा दिया। तो अब क्या होगा देखिए, इसके द्वारा, इस रिक्ति के द्वारा क्या निर्माण होगा, कौन सी संरचना का निर्माण होगा, यह समझिए। हमने कहा इन तीन गोलों को मैंने ऐसे करके मिलाया, इनके केंद्रों को 1 2 3, तो ये हमारी क्या होगी, इस प्रकार से रचना बन गई। इनके तीनों के केंद्र मिला दिए मैंने, ठीक जैसे ये थे ऐसे मिला दिया। अब ये वाला गोला भी तो इसी के ऊपर रखा है ना, ठीक सेंटर में। तो हमने यहां पर क्या करा, निशान लगा रहे हैं, यहां पर हमने निशान लगाया, और यहां पर अब की बार क्या करा, ऐसे करके
इसको मिला दिया। तो यह जो रचना बनी इसे कहते हैं चतुष्फलकीय रचना। क्या कहा हमने? इसे कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। तो इस रिक्ति को क्या नाम देते हैं? चतुष्फल की रिक्ति। अब शब्द आया है चतुष्फलक, यानी कि जिसके 4 फलक हों। 4 फलक कौन कौन से? तो देखिए, एक फलक तो ये वाला हो गया, एक फलक ये वाला हो गया, और एक फलक ये वाला हो गया। 3 फलक तो आपको दिख रहे होंगे। ये तीनों के तीनों फलक तो इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में है ना। इनके पीछे की ओर भी एक सपाट फलक होगा, तो वो कौन सा फलक हो गया? चौथा फलक। तो यहां पर इस स्थिति में, यही वाली तो स्थिति हमने यहां पर बनाई है, तो इस स्थिति में यहां पर जो रिक्ति बनती है उसे कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि चतुष्फलकीय रिक्ति किसे कहते हैं। अब आगे समझें। हमने कहा यहां पर तो आपने समझ लिए कि इस स्थिति में ऐसा निर्माण होगा। अब इन रिक्तियों के बारे में समझें जो ये वाली है हमारी। नीचे वाली रिक्ति में क्या हो रहा होगा? आप यहां पर देखेंगे, जो ये वाली जो हमारी रिक्ति है यहां पर अब यदि मैं एक गोला बनाऊं, देखिए यहां पर मैं एक गोला बना रहा हूं। ये मैंने इस प्रकार से गोले का निर्माण कर दिया। एक यहां पर, एक यहां पर, बस 2 ही गोलों का निर्माण कर रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो रिक्ति बन रही है वो रिक्ति पूर्ण रूप से भरी हुई नहीं है। इसको समझिए आप, यह रिक्ति पूर्ण रूप से भरी हुई नहीं है। देखिए इन गोलों को, इन दोनों गोलों के बीच में ये तीसरा गोला इन दोनों गोलों के गड्ढों में स्पर्श कर रहा है। अब यहां पर जो पहले रिक्ति थी वो इस प्रकार से थी, ऐसी रिक्ति थी जिसका मुंह नीचे की तरफ था। जब ये लाल वाले मैंने सर्किल बनाए तो अब इन स्थानों पर जहां पर ये नीचे मुंह करने वाली रिक्तियां थी, वहां पर जो नई रिक्ति उत्पन्न हुई वो उसका मुंह कहां है? ऊपर की तरफ। यहां पर आप देखेंगे तो ये रिक्ति इस प्रकार से बन रही है, ऊपर का मुंह करते हुए रिक्ति बन रही है। त्रिभुज ऊपर का मुंह करते हुए बन रहा है। और इसमें कितने गोलों का आप देख रहे होंगे, कितनों का योगदान हो रहा है, यह भी समझ लीजिए। ये 3 गोले इसमें ऐसे बनते हैं। देखिए पहला गोला थोड़ा हम छोटा बना रहे हैं जिससे यहां पर समझ में आपको आ जाए। ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है और ये तीसरा गोला है। ये 3 गोले ऐसे हैं। और इसके ऊपर जो गोले आ रहे हैं वो किस प्रकार से हैं? ऊपर की ओर गोले ऐसे बन रहे हैं। ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, ये दूसरा गोला है और ये तीसरा गोला यहां पर है। यानी कि इसमें क्या है? यहां पर गोले का केंद्र, यहां पर गोले का केंद्र, यहां पर गोले का केंद्र। तो ये क्या बन रहा है? एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया। इन गोलों के केंद्रों को मिला दीजिए आपस में, त्रिभुज बन गया। ठीक इसी प्रकार इन गोले के केंद्रों को मिला दीजिए तो फिर यहां से भी क्या बन गया? एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। इसको अलग कलर से बना देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इन गोलों का निर्माण कर दिया, मिला दिया, तो क्या बन गया? एक ये ऐसे एक त्रिभुज बन गया। अब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, तो ओवरलैप होके कैसे बनेंगे इसको समझिए। यहां पर अब देखिए ये वाला गोला ये इस तरीके से बनेगा। ऐसे बन गया। और ये दूसरा वाला रेड वाला को बनाऊं तो वो कैसे बनेगा? ऐसे बन गया। तो इनको ओवरलैप कर दिया है बस मैंने, ये ऐसे निर्माण हो गया। अब इनसे कौन सी आकृति बनेगी, कौन सी रिक्ति बनेगी, इसे समझना है। हमने इस वाले गोले को ऐसे करके मिला दिया, इसको यहां से ऐसे और इसको यहां से ऐसे मिला दिया। अब ये जो रिक्ति बनती है इसे कहते हैं हम अष्टफलकीय रिक्ति। क्या कहा इसको हमने? यह हमारी होती है अष्टफलकीय रिक्ति। क्यों है इसमें अष्टफलक? इस बात को भी समझ लीजिए।
देखिए ये हमने त्रिभुज बनाया था, ये वाला त्रिभुज। यदि मैं यहां एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज बनाऊं, मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको, ये पहला त्रिभुज था और इसके ऊपर मैंने ये दूसरा त्रिभुज बना दिया। तो अब देखिए इसके कितने फलक होंगे यदि मैं इसको सीधे यहां से मिला देता हूं। चलिए ये पूरा ऐसे में मिला देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये इस प्रकार से कितने फलक हो गए इसके, यहां से ऐसे कर दिया, यहां से ऐसा कर दिया जैसे मैंने यहां किया। तो देखिए ये वाला है पहला फलक। फिर ये जो त्रिभुज बन रहा है कौन सा वाला, देखिए ये वाला त्रिभुज, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कौन सा हो गया, दूसरा फलक। और फिर यहां पर आप देख रहे होंगे ये वाला बन रहा है हमारा तीसरा फलक। 3 फलक हो गए। ठीक, एक त्रिभुज से 3 फलक बने तो इसके पीछे भी कितने फलक बनेंगे, 3, 3 और 3 6, और 2 फलक यहां पर बन गए, एक ये ऊपर 7 और एक ये बन गया 8। तो ये कितने फलकों का निर्माण हुआ, कौन सी संरचना बनी, अष्टफलकीय संरचना बनी। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें एक फलक ये वाला हो गया, दूसरा फलक ये वाला हो गया, तीसरा फलक ये हो गया जो रेड त्रिभुज है, 3 ये हो गए। ठीक, 3 ऐसे ही पीछे से काले वाले भी बनेंगे, 6 हो गए। एक ऊपर की ओर फलक बन गया ये 7 और एक ये नीचे बन गया फलक 8। तो यह हमारी क्या होगी, अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण यहां पर हो गया है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको यह बात समझ में आ गई है तो समझ लीजिए कि आगे की चीज आपके लिए बहुत आसान होगी। और यदि यह आपको चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्तियां यदि समझ में नहीं आएगी तो थोड़ी सी आगे आपको परेशानी होगी। हो सकता है आपको यहां पर एक बार में ये चीजें समझ में ना आए, तो इस वीडियो को थोड़ा रिपीट करके जरूर देखिएगा कि किस प्रकार से चतुष्फल की रिक्तियों का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार से अष्टफल की रिक्तियों का निर्माण हो रहा है। मैंने यहां पर बताया कि ऊपर वाली स्थिति में जब ये 3 गोले ऐसे हैं जिनमें मैंने सही बना रखा और इसके ऊपर एक रेड गोला आ जाए, तो ये 3 गोले ऐसे हैं इनके ऊपर रेड गोला आ जाए, इसको इसके ऊपर रखूंगा तो ये बनेगी हमारी चतुष्फल की रिक्ति। दूसरी स्थिति मैंने बताई, ये 3 गोले हैं हमारे, कौन कौन से, मान लो मैंने ये लिए 1 2 3, तो हमने ये ले लिए गोले 1 2 3, तो ये 3 गोले हैं, कौन से, 1 2 3, ये तीनों। अरे इसके ऊपर हमने ये वाले गोले रख दिए, कौन से वाले, ये काले वाले, ये लाल वाले, 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3। इन दोनों को ओवरलैप करेंगे तो जैसे इनके केंद्रों को मिलाएंगे तो त्रिभुज बन गए, इनको ओवरलैप करेंगे तो ऐसे एक अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होगा। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यदि इस स्थान पर यदि उपसंयोजन संख्या का आप निकालना चाहें तो आपको केवल यह देखना है कि एक गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने त्रिविमीय निविड़ संकुलन को समझा कि किस प्रकार से हम पहली लेयर के ऊपर जब दूसरी लेयर को चढ़ाते हैं तो एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है। लेकिन जो अभी तक हमने समझा वह था केवल पहली लेयर के ऊपर, पहली परत के ऊपर दूसरी परत को चढ़ाना। तो हमने क्या कहा, ये जो हमने पहला समझा था वो था पहली परत के ऊपर दूसरी परत का होना, ये अभी तक हमने ये समझा था। और इसमें हमने देखा, इसमें 2 प्रकार की रिक्तियों की हमने बात करी, एक चतुष्फल की और एक होती थी हमारी अष्टफल की रिक्ति। अब आप एक बात यहां पर और समझिए कि यदि हमारे पास यदि अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कण क्या है, जिनको हमने गोलों से प्रदर्शित किया है, अवयवी कण यानी कि कणों यानी कि गोलों की संख्या n हो, तो कि हम कोई क्रिस्टल ले रहे हैं जिसमें अवयवी, टोटल अवयवी कण जो है वो क्या है, n है। तो अब बात आती है उससे कितनी चतुष्फल की रिक्तियां बनेगी और कितनी अष्टफल की रिक्तियां बनेगी। तो ध्यान रखना कि अष्टफल की रिक्ति जो बनती है वह n के ही बराबर होती है। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या लिख लेते हैं, अष्टफल की रिक्तियों की संख्या बराबर n ही होगी। और चतुष्फल की
रिक्तियों की जो संख्या होती है वो 2n के बराबर होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बात तक क्लियर हो गई होगी आपको। अभी तक हमने कहा कि केवल पहली परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ाई थी, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत चढ़ा रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड ले रहे हैं, दूसरी परत के ऊपर, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखना। अब दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रख रहे हैं, तो अब समझिए, अब परतें किस प्रकार से लगेगी एक दूसरे के ऊपर, इसको समझना है। हमने कहा यदि हम ऐसे लें, मान लेते हैं मैंने लिया कि ये हमारे क्या थे, 6 गोले थे, ये एक ने बनाया 1 2 3, ठीक इसी प्रकार से इधर की ओर भी बना दिया 1 2 3, और एक क्या होगा बीच में, आप समझ ही रहे हैं बीच में होगा, इस प्रकार से होगा एक बीच में। तो ये मान लेते हैं ए पैटर्न है हमारे पास। कौन सा पैटर्न है, ए पैटर्न। अब इस ए पैटर्न के ऊपर जब हमने अष्टफलकीय चतुष्फलकीय रिक्तियों की बात करी थी, तो हमने कहा मान लेते हैं इसके ऊपर मैं दूसरा एक पैटर्न रख रहा हूं जो कि इस प्रकार का है, मान लेते हैं ये है बी पैटर्न में रख रहा हूं। इसके ऊपर वह पैटर्न ऐसा है कि ये 1 2, और इसके ऊपर क्या आ गया, ये तीसरा ऐसा आ गया। तो ए ऐसा है, बी ऐसा है, और जो तीसरी परत होगी, क्योंकि हमने क्या कहा, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखना। अब यदि तीसरी परत जो ए के ऊपर मैंने क्या लगा दी, बी, अब बी के ऊपर कौन सी, यदि दोबारा से ए लगा दो, कैसी है ए परत, ये हमारा बीच का गोला है, इसको 6 गोले यहां स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये ए था, ये बी था, ये ए। इनको यदि एक दूसरे के ऊपर एक रखते चले जाएं तो जो पैटर्न बनता है वो बनता है हमारा ए बी पैटर्न, और इसको हम कहते हैं षटकोणीय। क्या कहा मैंने, षटकोणीय संकुलन। तो यदि इस प्रकार का पैटर्न हुआ कि ए है, फिर बी है, फिर ये ए है, फिर अगला बी, फिर ए, फिर बी, ये पैटर्न यदि लगातार चलता जाए तो इसे हम कहते हैं षटकोणीय संकुलन, यानी कि क्लोज्ड पैकिंग जो हो रही है वो षटकोणीय रूप में हो रही है। और इंग्लिश में से कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ध्यान रखिएगा, क्या कहा मैंने इसको, षटकोणीय को हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं HCP। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम चर्चा करेंगे तो बार बार इतने लंबे लंबे वर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय संकुलन का बार बार इस्तेमाल नहीं होगा, केवल शॉर्ट फॉर्म आएगी HCP, यानी कि षटकोणीय हम कह सकते हैं संकुलन। यहां पर एक शब्द और लिख लीजिए, निविड़ संकुलन, तो ये पूरा ही हो जाएगा। षटकोणीय निविड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP से निरूपित करेंगे। तो ये पैटर्न कब का है, जब ए बी पैटर्न इस प्रकार से हो। तो पहला तरीका हमारा ये हो गया, फर्स्ट तरीका इसमें ये है। अब सेकंड तरीका देख लेते हैं। सेकंड तरीके में हमने कहा कि यदि ये ऐसा है, मान लो इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, यहां पर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और बीच में भी ये आ गया। तो गोले थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं, अब समझाने की बात रह गई है केवल। ये इस प्रकार से है, ये हमारा क्या है, ए। अब इसका बी पैटर्न हमने कहा था ये, देखिए इसमें हम कह सकते हैं 2 गोले ऊपर हैं, ये 2 गोले यहां पर हैं, नीचे क्या है, ऐसा गोला। अब अगले वाले में हम क्या करेंगे, हमने कहा अगले वाले में क्या करना है आपको कि ऊपर की ओर एक गोला रखा और नीचे की ओर उसके 2 गोले लगा दिए, एक गोला ये और एक गोला ये। तो यह जो हमारी संरचना होगी, इसको पैटर्न को हम कहेंगे बी पैटर्न। इसको क्या करना है, यहां पर रख देना है, इन दोनों गोलों के ऊपर रख देना है।
अब जो सी पैटर्न आएगा, यानी कि ये पहली परत है, ये दूसरी परत है, जो तीसरी परत आएगी वो यदि इस परत की बिल्कुल उल्टी हो, इस परत की उल्टी कैसी होगी, इसमें नीचे दो गोले ऊपर एक गोला, अब की बार क्या आ गया, हमने कहा ऊपर की ओर दो गोले हो गए और नीचे एक गोला आ गया। अब ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम नाम देंगे सी पैटर्न। तो सबसे पहले ये आया, इसके ऊपर बी आया, उसके ऊपर सी आ गया, और यही पैटर्न क्या हो, लगातार रिपीट होता चले जाए। तो इस प्रकार के पैटर्न को, जो कि ए बी सी से निर्माण हो रहा है और इसकी पुनरावृत्ति हो, तो इसको कहते हैं ए बी सी पैटर्न। इसको ए बी सी पैटर्न कहते हैं। और इसको जो हम नाम देते हैं उसे कहते हैं घनी निविड़ संकुलित संरचना। घनी निविड़ संकुलित संरचना, इसे षटकोणी निविड़ संकुलित संरचना कहेंगे। तो घनी निविड़ संकुलित संरचना को इंग्लिश में हम कहेंगे क्यूबिक, और निविड़ संकुलित संरचना को क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज पैकिंग कहेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, CCP, क्या कहेंगे, CCP, इसे CCP कहेंगे, यानी कि घनी निविड़ संकुलित संरचना, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। और इसी को हम कह देते हैं या FCP। और FCP क्या हुआ, जिसे हम कहते थे फेज्ड सेंटर्ड पैकिंग, यानी कि आपको हमने जब विभिन्न प्रकार की इकाई सेलों के बारे में बताया था, तो वहां पर आपको बताया था फलक केंद्रीय संरचनाओं के बारे में बताया था। तो ये बिल्कुल वही है, यानी कि क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग जो होती है वो फलक केंद्रीय संरचना ही होती है। क्या है ये, फेस सेंटर्ड पैकिंग, यानी कि फलक केंद्रीय संरचना। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ज्यादा कोई, इस हम कह रहे हैं ज्यादा जटिलता नहीं है। यदि आपका पैटर्न ए बी पैटर्न रिपीट होता चले जाए, ये हमारे क्या थे, यहां पर 1 2 3, इसके ऊपर 1 2 3 ऐसे आ जाए, फिर 1 2 3 ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाए, तो क्या होगा, ए बी पैटर्न बनेगा। और यदि हम क्या करें, ये हमारा ये 3 गोले ऐसे थे, फिर उसके बाद 3 ऐसे रखे, फिर इनके ऊपर भी हमने पलट के ऐसे रख दिया, तो ये जो हमारी संरचना रिपीट होती चली जाएगी उसे ए बी सी पैटर्न कहेंगे। और इससे जो बनता है घनी निविड़ संकुलित संरचना का निर्माण होता है, जबकि इसके द्वारा षटकोणीय संकुलित संरचना का निर्माण होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में HCP और इसको क्या कहते हैं, CCP या FCP के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर एक बात और ध्यान देने की है कि जो षटकोणीय जो निविड़ संकुलित संरचनाएं होती हैं, जो कि किस पैटर्न से बनती है, यह पैटर्न हमारा होता है ए बी पैटर्न। यह इनका जो निर्माण होता है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों के मिलने से होता है। क्या कहा हमने, यह जो हमारा पैटर्न होता है किससे मिलता है, चतुष्फलकीय रिक्ति। जो जितनी भी हमने इससे पहले आपको चतुष्फलकीय रिक्ति बताई थी, यदि उसका उपयोग किया जाए तो हमारी कौन सी बनती है, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना का निर्माण होता है। और दूसरी आपको ध्यान हो जो रिक्ति बनाई थी वो बताई थी अष्टफलकीय रिक्ति। ये थी चतुष्फलकीय, वो थी अष्टफलकीय रिक्ति। तो ये जो ए बी सी जो हमारा पैटर्न बनता है, ये बनता है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्तियों की का जब हम उपयोग करते हैं तो उससे हमारा ये ए बी सी पैटर्न, इस प्रकार का पैटर्न हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें कहीं पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम छोटा सा अगला टॉपिक है उसको हम पूरा करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है जो कि है यौगिक सूत्र निर्माण, यानी कि कंपाउंड फार्मूला फॉर्मेशन। कि कोई भी जो यौगिक होता है
उसका जो निर्माण होता है या उसका जो सूत्र का निर्माण होता है वह भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो क्रिस्टलीय ठोस है वो किस प्रकार का है। HCP है यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है, या FCP है, या हम कह सकते हैं CCP है यानी कि क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग है, किस पर डिपेंड करता है। अब यहां पर आपको एक बात और समझनी है। अभी हमने दो बातें समझी कि जो परमाणु, अणु या आयन यह मिलकर के यह जो होते हैं अवयवी कण होते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में रिक्तियां बनती है। अब कोई यौगिक सूत्र का निर्माण कैसे होता है? आप जानते हैं यौगिक सूत्र में सामान्यतः हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं एक होता है हमारे पास ऋण आयन, और एक होता है हमारे पास धन आयन। तो ध्यान रखिएगा जो ऋण आयन होते हैं सामान्यतः इनका आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, और इनका आकार बड़ा होने के कारण यह क्या करते हैं, जो निविड़ संकुलित होते हैं, निविड़ संकुलित का अर्थ होता है कि जैसे हमने कहा ना कि वो अवयवी कण होंगे, वह परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तीसरा शब्द हमने बोला आयन। तो आयन के रूप में जिनकी पैकिंग होगी, अवयवी कणों के रूप में जिनकी पैकिंग होगी, वह हमारे कौन से होंगे, ऋण आयन होंगे। तो इनकी क्या होती है, ये निविड़ संकुलित होते हैं, निविड़ संकुलित, यानी कि अवयवी कण जो हमने गोले बनाए थे वो कहां है, कौन उनका निर्माण कर रहा है, ये ऋण आयन उनका निर्माण कर रहे हैं। अब इस चीज को और समझिए, धन आयन। जो धन आयन होते हैं इनका आकार होता है सूक्ष्म या छोटा कह लीजिए, इनका आकार क्या होता है, छोटा। तो ये कहां फिलिंग होती है, इनका स्थान कहां है, यह सामान्यतः फिलिंग होती है इनकी रिक्तियों में, रिक्तियों में ये जाकर के क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब रिक्तियों में भी दो बातें हैं। पहली हमारी बात आती है छोटे धनायन। यदि ये धनायन छोटे होंगे तो ध्यान रखिएगा इनसे चतुष्फलकीय रिक्तियां बनेगी, चतुष्फलकीय रिक्तियों में समाहित होंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति। और सेकंड, यदि ये धनायन थोड़े बड़े हुए, बड़े धनायन हैं, तो इससे किसका निर्माण होगा, अष्टफलकीय रिक्तियों में अध्यासित होंगे, यानी कि जो रिक्तियां हैं किसके बीच में, अवयवी कणों के बीच में, ये वहां पर फिट होंगे। तो यानी कि ये क्या करेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियों में ये क्या होंगे, समाहित हो जाएंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यदि कोई यौगिक सूत्र हम ज्ञात करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जो ऋण आयन होते हैं जिनका आकार सामान्यतः बड़ा होता है, उनको हम प्रदर्शित करते हैं अवयवी कणों के रूप में। और अवयवी कणों के बीच में जो हम रिक्तियां कहते हैं वहां पर कौन जाएंगे, वहां पर धन आयन जाएंगे जिनका आकार सामान्यतः छोटा होता है। फिटिंग हो रही है ना, जो बड़े हैं वो गोलों के रूप में आ रहे हैं, वहां पर फिक्स हो रहे हैं, और जो छोटे छोटे हैं वो बीच के खाली खाली जगहों पर क्या हो जा रहे हैं, फिट हो जा रहे हैं। तो यदि धनायन भी दो साइज के हमने ले लिए, यदि वो छोटे होंगे, सामान्यतः होता तो ये हमने जो छोटा लिखा है वो ऋण आयन की तुलना में लिखा है छोटा, लेकिन धनायन में भी हम कह रहे हैं दो, या तो छोटे धनायन हो या फिर बड़े धनायन हो। यदि छोटे धनायन होंगे तो वो कहां जाएंगे, चतुष्फलकीय रिक्तियों में जाएंगे, और बड़े धनायन होंगे तो वह अष्टफलकीय रिक्तियों में जाएंगे। और अब यहीं पर हमारे को यह देखना होता है कि कितने ऋण आयन के साथ में कि पैकिंग कौन सी बन रही है। जैसे मैं कह रहा हूं कि जो चतुष्फलकीय होती है और अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं, यह हमारी अलग अलग होती हैं। यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी होती है, पहले हमने कहा था HCP, तो HCP का निर्माण किससे होता है, चतुष्फलकीय रिक्ति से। और जो दूसरा होता है हमारा CCP, इसका निर्माण किससे होता है, अष्टफलकीय रिक्ति से। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और इन्हीं रेशियो में हम क्या करेंगे, किसी यौगिक सूत्र का निर्माण करेंगे। तो दो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिए हैं, बिल्कुल उन दोनों एग्जांपल्स का यूज करके हम आपको यहां पर यह समझाएंगे कि किस प्रकार से यौगिक सूत्र का निर्माण होता है। पहला एग्जांपल है कि एक यौगिक दो तत्वों X तथा Y से निर्मित है। एग्जांपल है 1.1, कह रहे एक यौगिक दो तत्वों X तथा Y से निर्मित है, X है और Y से निर्मित है। Y तत्व के परमाणु जिसमें लिखा है ऋणायन से CCP बनता है। तो Y क्या है, ये क्या है, ऋणायन, ऋणायन
ऋणायन परमाणु है और इनसे किसका निर्माण हो रहा है, CCP का निर्माण हो रहा है। दूसरी बात कह रहे हैं कि और X तत्व के परमाणु जो धनायन है से सभी अष्टफल की रिक्तियों में भरे जाते हैं। तो ये क्या है, धनायन, और ये कहां भरे जा रहे हैं, अष्टफल की रिक्तियों में, अष्टफल की रिक्ति में भर रहे हैं, और सभी अष्टफल की रिक्तियों में भर रहे हैं। ऐसे नहीं कि केवल कुछ कुछ अष्टफल की रिक्तियों में भर रहे हो, जितनी भी अष्टफल की रिक्तियां होंगी क्लोज पैकिंग में उन सब में ये भर रहे हैं। तो अब क्या कह रहा है ये कि यौगिक सूत्र क्या होगा। अब यौगिक सूत्र क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए, अष्टफल की जो हमारी रिक्तियां होती हैं, इसमें हमने कहा था कितने फलक होते हैं, 8, ये आपको पता है। और जो ये हमारी ऋणायन जो होते हैं, जो CCP है, यानी कि क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, इस क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में यदि हम बात करें किसकी, हमने आपको पहले 2 चीजें बताई थी। हमने कहा था कि जो हमारी होती है 2, यदि परमाणुओं की संख्या, यदि परमाणुओं की संख्या n हो तो आपको पता है जो चतुष्फलकी होती है, चतुष्फलकी रिक्ति वो बराबर किसकी होती है, 2n के। और अष्टफल की कितनी होती है, अष्टफल की कितनी होती है, ये किसके बराबर होती है, n के बराबर। तो अब तत्व का निर्माण किससे हो रहा है, इससे हो रहा है ना, इन ऋण आयनों से तो मिलकर के क्या बन रहे हैं, तत्व बन रहे हैं। ये ऋण आयन तो हैं जिनको हमने गोलों के रूप में प्रदर्शित किया था। तो यदि इनकी संख्या n है, यदि इन ऋण आयनों की संख्या कितनी है, n, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, n। तो इसका अर्थ है कि जो धन आयन होंगे वह भी n होंगे, और ऋण आयन जो होंगे वह भी क्या होंगे, n होंगे। तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, सूत्र हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, x और y, और दोनों का अनुपात 1 है। दोनों के हम कह सकते हैं कण समान अनुपात में है, समान संख्या में है, इसलिए सूत्र जो होगा xy होगा, क्योंकि x और y का अनुपात क्या है, समान। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, इतनी बात कि यदि परमाणुओं की संख्या n होती है तो चतुष्फल की रिक्तियां 2n होती है और अष्टफल की रिक्तियां होती है n। यहां पर जो इन्होंने धनायन दिए हैं वो अष्टफल की रिक्तियां हैं, यानी कि उनकी संख्या n होगी। और ये n किसके बराबर होगी, परमाणुओं की संख्या में। और परमाणु कौन है, ये ऋणायन ही हमारे क्या है, परमाणु हैं, जिनसे मिलकर के क्लोज पैकिंग बन रही है। तो जितनी संख्या y की है उतनी संख्या अष्टफल की यानी कि धन वालों की है, दोनों का अनुपात आपस में बराबर है, इसलिए सूत्र क्या होगा, xy होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा देख लें। हमने कहा, ये कह रहे हैं कि उदाहरण 1.2, तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है। देखिए अब थोड़ा सा हम इसे मिटा रहे हैं, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब इसे थोड़ा मिटा रहे हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये हमारा है तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है। तो क्या हो रहा है, एग्जाम्पल हमारा है 2, B के द्वारा क्या बन रहा है, HCP, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP जालक बनता है। और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय, तत्व A के परमाणु क्या है, 2/3 चतुष्फलकीय, क्या है, 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों से भरते हैं। A तथा B के तत्वों द्वारा बने यौगिकों का सूत्र बताइए। अब देखिए काफी आसान है, यदि यही बात आपको समझ में आ गई तो यहां पर इसी चीज का फार्मूला का यूज करना है। मान लेते हैं ये जो HCP यानी कि B वाले क्या हैं, वह क्लोज पैकिंग बना रहे हैं, वही गोले जो हैं वो कौन है, B हैं, और उनके बीच में जो खाली रिक्तियां हैं, खाली स्थान है, वो कौन से हैं, वो A है, यानी कि ये क्या है, धनायन, और ये क्या है, एक प्रकार से ऋणायन। अब मैं कह रहा हूं इसकी मैं जो संख्या ले रहा हूं, B की जो संख्या ले रहा हूं, वो मान लेते हैं मैंने कितनी ले ली, n ले ली। तो अब बताइए A की संख्या, A क्या है, चतुष्फलकों के 2/3 में भरे हुए, सभी चतुष्फलकों में नहीं भरे हुए हैं, तो हम लिखेंगे चतुष्फलकी रिक्ति बराबर किसकी होगी, 2n की होगी। तो A की संख्या कितनी होगी, तो लिखेंगे अतः A भरेंगे कितने में, 2/3 गुणा चतुष्फलकियों की संख्या कितनी है, 2n आ गया।
तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4/3, यह आ गया 4/3n। तो a की संख्या कितनी होगी 4/3n, और b की संख्या कितनी का, ये हमने कहा n, दोनों का अनुपात ले लेते हैं। हमने कहा a अनुपात b, तो a का अनुपात कितना हो गया, यहां पे ले रहे हैं 4/3n अनुपात b का अनुपात कितना है n, b की संख्या क्या है n, तो n से तो n कट गया, ये हो गया 4/3 अनुपात 1, 4/3 अनुपात 1। तो दोनों में हम क्या कर रहे हैं, 3 की गुणा कर रहे हैं। यहां भी मैंने 3 की गुणा कर दी, यहां भी मैंने 3 की गुणा कर दी। इस 3 से ये 3 कट गया, ये क्या आ गया 4 आ गया, ये आ गया 3, तो ये हमारा आ गया 4, और यहां पर क्या आ गया अनुपात 3। तो सूत्र क्या बन गया हमारा, ये बन गया A4B3। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां हमने समझा आज की त्रिविमीय संरचनाएं क्या होती हैं, इनको आपको अच्छे से समझना है। साथ ही किस प्रकार त्रिविमीय संरचनाओं में अष्टफल की रिक्तियों, चतुष्फल की रिक्तियों को समझ करके हम यौगिक सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब यौगिक सूत्र का निर्माण होगा तो ध्यान रखना यौगिक में धन कौन सा है, ऋण कौन सा है। जो ऋण होगा वो अवयवी कणों की भांति व्यवहार करेगा, और जो धन होगा वो बीच में रिक्तियों के स्थान में क्या होगा, फिट होगा। अब रिक्तियां कितनी बनेगी, चतुष्फल की हैं तो कुल परमाणुओं की संख्या की 2 गुना होगी, जैसे मैंने यहां बताया 2n। और यदि अष्टफल की होंगी तो उसकी संख्या किसके बराबर होगी, परमाणुओं की संख्या के बराबर ही होगी। बस उनका अनुपात आप निकाल लीजिएगा, यौगिक का सूत्र आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये क्लास काफी आसान थी, बस थोड़े से आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी। यदि फिर भी आपके कहीं पर कोई डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।